नेटवे एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम आप सभी के सामने बात करने वाले हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इससे पहले हम आप सभी को पीछे जो क्लास में पढ़ाए हुए नंबर सिस्टम उसके बारे में रिकॉल करा देते हैं। तो देखिए, आइए हम नंबर लाइन से ही चलते हैं। ये हमारा हो जाएगा अगर 0 तो इधर 1 2 3 और ये इन्फिनिटी। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 और फिर ये भी संख्या इधर -इन्फिनिटी, इधर +इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब देखिए इधर ये जो है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या इधर क्या है? धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर और ये है निगेटिव इंटीजर। तो देखिए, अब यहीं से हम आप सभी को बताए थे नेचुरल नंबर जब पॉजिटिव इंटीजर में 0 को ऐड कर लेते हैं तो ये जो समूह बनता है यह हमारा क्या चीज का बनता है? नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृत संख्या। सॉरी, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है इसी को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या या हम डिफिनेशन दे सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहते हैं या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जब इस 0 को इसमें हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। जब पॉजिटिव इंटीजर में यानी कि प्राकृतिक धन पूर्णांक में जब हम 0 को जोड़ लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या बनता है, या गिनती की संख्या में 0 को जब हम सम्मिलित करते हैं तो यह पूर्ण संख्या बनता है। सम संख्या क्या जहां तक बात है वहां तक आप बात कर लेते हैं। सम संख्या 2 4 6 8 यही चलता जाएगा, यानी जिसके अंत में 2 4 6 8 0 ये सब होना चाहिए। विषम में क्या था? जस्ट इसका अपोजिट था, जिसमें 2 4 6 8 0 नहीं होना चाहिए, तो सम विषम हो गया। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे बड़ी तो इन्फिनिटी है, उसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा सम अभाज्य संख्या तो 2 होगा, क्योंकि 2 सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है। हम इसको लिख ही देते हैं। अभाज्य संख्या ये हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 21 बढ़ता चला जाए। तो देखिए, वैसी संख्या जिसमें केवल 1 से या स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। लेकिन आपसे अगर प्रश्न पूछे सबसे वैसा एक अभाज्य संख्या का नाम बताए जो अभाज्य तो है ही लेकिन साथ साथ सम भी है, तो एकलौता मात्र 2 है जो अभाज्य के साथ सम है। देखिए, अब बाकी सब विषम ही है, बाकी सारा 3 5 7 11 ये सब क्या है? विषम ही है, लेकिन एकमात्र 2 ऐसा अभाज्य संख्या है जो अभाज्य के साथ साथ सम भी है। अब चलिए भाज्य संख्या की बात हम करते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। देखिए, 4 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, तो इसका 4 फैक्टर हो गया। तो कम से कम 3 हो, अधिक से अधिक कितना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछे तो 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। तो एक बार हम इसको रिकॉल करा दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी कभी एग्जाम में अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी लिख देता है। अभाज्य संख्या को क्या कहता है? रूढ़ संख्या। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि सबसे एक छोटी रूढ़ संख्या क्या है? तो 2। अभाज्य संख्या का अन्य नाम क्या है? रूढ़ संख्या। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम वास्तविक संख्या की ओर बढ़ते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या के कितने प्रकार हैं। चलिए, वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। पहला क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का कोई इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, RATIONAL, रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। इरेशनल नंबर। अब देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं। सबसे पहले जानिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें क्या होगा? p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। यहां p/q जहां q इक्वल टू 0। जैसे ही q 0 के बराबर होगा तो यह इस फॉर्म में होगा ही नहीं, इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, यहां पर सभी प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब संख्याएं जो होंगे परिमेय होंगे, जबकि अपरिमेय संख्या वही होगा अशांत अनावर्ती दशमलव का समुच्चय। जैसे देखिए 2/1 लिख सकते हैं ना, 3/1, 6/9, 7/8, 3.14, 6.9326। ये सब क्या है? हमारा रेशनल है। 22/7। अपरिमेय में देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपके ऑब्जेक्टिव में अवश्य ही पूछेगा कि पाई किस प्रकार की संख्या है, तो आप जवाब देंगे पाई एक अपरिमेय संख्या। लेकिन वही पाई का मान अगर 22/7 लिखा रहेगा तब आप जवाब देंगे कि 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये 22/7 देगा तब आप लिखिएगा परिमेय, लेकिन वही अगर पाई दे तब आप कहेंगे पाई अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से √2, √3, √5, √7, 1.7326543 ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। तो चलिए यहां से अब हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जान लिए। अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे कि परिमेय संख्या के क्या उपयोग है, अपरिमेय संख्या के क्या उपयोग है, शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन इसी वीडियो में एक छोटी सी बात जानेंगे कि नंबर लाइन पर √2 को कैसे दर्शाते हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर लाइन पर √2 को कैसे दर्शाते हैं।
जैसे देखिए ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 2 3, ये इन्फिनिटी तक प्लस वाला, इधर हो जाएगा -1 -2, इसी तरह से यह अपना चला जाएगा -इन्फिनिटी तक, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए हमसे क्वेश्चन पूछता है कि 3/2 को हम नंबर लाइन पर कहां दर्शाएंगे। तो देखिए 3/2 को, इससे पहले आप समझिए 1/2 को हम कहां दर्शाएंगे। 1/2 को देखिए ये क्या है, ऊपर 1 कहां है हमारा, यहां पर है, बटा 2 यानी 1 को 2 भाग में बांट देंगे, जहां पर होगा वही 1/2 होगा। तो ये रहा हमारा 1/2। यही अगर हमारा रहेगा 1/3, तब क्या करेंगे, 1 को हम 3 बराबर बराबर भाग में बांट देंगे, तो हमारा 3 बराबर बराबर भाग क्या होगा, 1 2, 1 भाग ये 1 भाग ये 1 भाग ये, तो 1/3 है, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। अगर वही 2/3 रहता है यहाँ पर 2/3, तो हमारा कहां पर हो जाता है, यहाँ पर 2/3 होगा। देखिए ना 2 भाग 2/3 हो जाता है। तो चलिए इसी तरह से अब हम देखना चाहते हैं, अगर 3/4 रहेगा तब क्या करेंगे, तो 3 को 4 बराबर बराबर भाग में बांट करके कर सकते हैं, या इसको दशमलव में तोड़ करके कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत कम ही लोग बताते हैं कि √2 को नंबर लाइन पर हम कैसे दर्शाएंगे। अब कोई कहेगा कि 1.414 यानी 1.4 को हम नंबर लाइन पर दिखा देंगे, तो क्या मेरा हो जाएगा, यानी 1 यहां पर होगा, 1.5 यहां पर होगा। देखिए 1.5 यहां पर होगा ना, 1 से ज्यादा है, तो क्या यहां पर हो जाएगा 1.414। लेकिन भैया हमको बताइए, क्या 1.414 पर ही है, ये तो आगे बढ़ता ही जाता है, और ये कहां तक जाएगा ये हमें पता नहीं है, और हमको एग्जैक्ट दर्शाना है कि नहीं यहां नहीं, यहीं होगा, किस बिंदु पर होगा, हमको हर हाल में एग्जैक्ट दर्शाना है। तो हम कैसे दर्शाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे दर्शाएंगे। आपको पता ही होगा पाइथागोरस प्रमेय, या नहीं पता है तो जान लीजिए, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, इसमें बड़ा भुजा यही ना है, तो इसको कहेंगे कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस को एच से सूचित किया जाता है। अब देखिए एंगल के सामने का कोण लंब, अगर इस एंगल से चलेंगे तो यह लंब होगा, इस एंगल से चलेंगे तो ये लंब होगा, और जो बच गया वो हमारा क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। तो इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। अभी देखिए किस तरह से हमको दिखाना क्या है, √2। हम क्या करते हैं, 1 यूनिट इधर ले लेते हैं, यहां से यहां तक कितना दूरी होगा, इकाई 1 होगा। 1 इकाई हम ऊपर की ओर ले लेते हैं, ये दूरी हम ले लिए 1, कितना लिए 1। अब देखिए यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण होगा, ये हमारा कर्ण होगा। ये जब हमारा कर्ण होगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर ये रूट हटेगा तो इस पर सब पर रूट चढ़ जाएगा, यानी कहने का मतलब हमारा होगा कर्ण बराबर रूट अंडर में लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस बराबर बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा हमको, 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर में 1 + 1 बराबर रूट अंडर में 2। हमको क्या मिल गया, कर्ण √2। ये जब एंगल हमको √2 मिल गया तो हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक प्रकार लेते हैं और ये √2 नाप लेते हैं। अब ये हम √2 नाप लिए
तो हम क्या करेंगे, यहाँ वृत्त की त्रिज्या इसको मान लिए, इसको क्या मान लिए, वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या वृत्त के परिधि पर किसी भी बिंदु पर आ जाइएगा तो वहां क्या होगा, बराबर होगा। और यहां से हम वृत्त का चाप खींचेंगे तो कुछ इस तरह से आता है। तो देखिए यहां से जैसे ही हम ये चाप खींचेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह से चाप आएगा और इसी तरह से वृत्त अपना गुजर जाएगा और यही जो वैल्यू होगा हमारा √2 हो जाएगा। यही वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, √2 होगा। अब बात समझ में आई। अब सवाल उठता है कि ठीक है ये तो √2 हो गया, अब √3 हम कैसे दिखाएंगे। तो √3 दिखाने के लिए हमको सबसे पहले √2 निकाल लेना होगा। यहां से एक लेंथ ऊपर जाएंगे और फिर जब यहां से हम कर्ण को ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या होगा, √2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 और फिर इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। एक चीज ये समझिए, अगर बेस 1 होगा, लंब 1 होगा तो कर्ण क्या हो जाएगा, √2। अगर ये 1 होगा, ये √2 होगा, आधार 1 कर्ण √2 तो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा, जोड़ 1 का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर 2 1 3, ये क्या हो जाएगा हमारा √3। इसी तरह से अगर ये √3 है, ये 1 है तो देखिए क्या होगा, √3 का स्क्वायर 3 जोड़ 1 4 यानी ये 2 हो जाएगा। तो हमको कुल मिलाकर के हमें कुल मिलाकर के यही पता चल रहा है कि ये अगर 1 होगा तो इससे ठीक पहले वाला भुजा -1 होता है। देखिए ये 1 है तो 3 में से -1√2, 1 है तो √2 में से -1 1, तो रूट में 1 तो 1 ही होगा। यहां पर -1 ये 2 है, इसको अब कहिए कि यहां पर कहा -1√2 है, भैया मेरे इसको हम √4 भी तो लिख सकते हैं, √4 को 2 लिखने में कोई हर्ज है। तो देखिए क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो हमें क्या करना होगा, √3 निकालने के लिए यहाँ √2 ले लेंगे और ऊपर 1 ले लेंगे और वहां से हमारा कर्ण क्या निकल नहीं जाएगा, √3। फिर यहाँ पर हम क्या लेंगे, √3 अगर ले लेंगे, √3 और हाइट 1 ले लेंगे तो हमारा कर्ण √4 नहीं निकल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हमें जो भी निकालना है हम दिखा सकते हैं। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।